Hello students, welcome back to the channel. In this video, we will study about the different methods of the asexual reproduction. We have done in the previous video started the asexual reproduction and completed one method, that is fission. In this video, we will continue the other methods of asexual reproduction. So in this video, we will study, in this first part, we will study about the fragmentation. What is fragmentation? The simple multicellular organisms breaks its body into two or more pieces or fragments on maturation. These pieces or fragments then grows to form a new organism. तो इसी प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. तो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वो उसका सबसे स्टार्टिंग मतलब एकदम सिंपलर जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करता है, ब्रेक्स इट्स बॉडी, वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको अपने वो ब्रेक हो जाता है. और ब्रेक कैसे होता है, नेचुरली वो ब्रेक होता है, उसमें कोई कट जरूरी नहीं पड़ता है, वो नेचुरली ब्रेक होता है ऑन दी मैचुरेशन इनटू टू और मोर पीसेस. तो वो ब्रेक होता है तो बहुत सारा पीसेस और फ्रैगमेंट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका बॉडी. और जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद वो स्मॉल स्मॉल पीसेस से फिर से न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है वो अराइज किया, उसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. सो दीज पीसेज ऑफ फ्रैगमेंट्स देन ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो जितना पीसेज वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उतना ही न्यू इंडिविजुअल्स, उतना ही न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करेगा. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. तो एग्जाम्पल ऑफ फ्रैगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा एक ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपना बॉडी को ब्रेक डाउन कर सकता है अपॉन मैचुरेशन. जैसे कि अगर जब वो स्मॉलर पार्ट था वो धीरे धीरे जब बड़ा होते गया तो उसका बॉडी साइज बड़ा होते चला गया, उसमें फ्रैगमेंट्स बहुत सारा आते चला गया, मतलब बहुत सारा सेल्स आ गया. और जैसे ही सेल मल्टी सेलुलर बन गया, वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया एडल्ट, तो वो अपने आप मैचुरेशन के बाद वो अपने आप अपना बॉडी को ब्रेक डाउन कर देता है इन दी स्मॉलर पीसेस, और फिर यही स्मॉलर पीसेस से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है. तो हम लोग देखेंगे स्पाइरोगायरा कैसे फ्रैगमेंटेशन कर रहा है. Now we will see how Spirogyra undergoes fragmentation. So this is a structure of a mature Spirogyra. A mature Spirogyra has various compartments. Inside these compartments there are chloroplasts, nucleus and many other organelles. So Spirogyra, ये जो स्पाइरोगायरा है ये मैच्योर स्पाइरोगायरा है, मतलब ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है. तो क्या होता है, ये जो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स कंपार्टमेंट्स है ये जो है धीरे धीरे डिवाइड होते रहता है और ये बड़ा होते जाता है. स्पाइरोगायरा का जो लेंथ है वो इंक्रीज होते रहता है. तो वो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगा तो वो लंबा होते जाएगा. एक सर्टेन टाइम पे जाके जब ये बहुत लेंथी हो जाएगा तो क्या करेगा ये स्पाइरोगायरा अपने आप को यहाँ मिडिल से इसको ब्रेक डाउन कर देगा. यहाँ से ये फ्रैगमेंट्स में कट जाएगा. तो ये सारा जो फ्रैगमेंट्स कटेगा, ये एक फ्रैगमेंट अगर हम लोग ले लेंगे तो ये एक फ्रैगमेंट से बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन गया. इसी एक फ्रैगमेंट से फिर एक नया स्पाइरोगायरा इवॉल्व होगा. तो कैसे, फिर से वो एक कंटिन्यूस लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक बना लेगा कंपार्टमेंट्स. तो यही होता है फ्रैगमेंटेशन में. सो स्पाइरोगायरा अंडरगोज फ्रैगमेंटेशन इन दिस वे. सो स्पाइरोगायरा जो है वो मेनली हम लोग उसको पॉन्ड्स में या रिवर्स में, जहाँ पे स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब हाई फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, एक स्टैग्नेंट पॉन्ड, जैसे जहाँ एक पॉन्ड है वहाँ पे वाटर हमेशा वहीं पे प्रेजेंट रह रहा है, तो वहाँ पे क्या है ये स्पाइरोगायरा धीरे धीरे इवॉल्व करता है, ऑक्सीजन लेता है और फिर ये अपना नंबर इंक्रीज करता रहता है, ये अपना कॉलोनी बढ़ाता है. तो जैसे जैसे ये कॉलोनी बढ़ाएगा तो एक पूरा पॉन्ड में ये स्पाइरोगायरा फैल जाएगा. तो इसीलिए पॉन्ड कहीं कहीं पे पॉन्ड में बहुत दिन से अगर पानी यूज़ नहीं हुआ है, वो अगर स्टैग्नेंट है, तो वहाँ पे धीरे धीरे ये स्पाइरोगायरा इवॉल्व करता है, पूरा एक ग्रीन कलर का एक
पतला फिलामेंटस एकदम पतला लेयर बना देता है, उसी को बोलते हैं, वही सारा जो ऑर्गेनिजम्स है वो होता है स्पाइरोगायरा। और ये स्पाइरोगायरा जो है वो एल्गी के किंगडम में आता है। सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। Now we will see another method of asexual reproduction, that is regeneration. So what is regeneration? In some organisms, the body is cut into pieces or fragments accidentally. The pieces or fragments can regenerate into a new organisms. This process is called as regeneration. तो regeneration में क्या हो रहा है कि जो organisms है उसका body cut हो जा रहा है into pieces और into fragments। और ये कैसे हो रहा है? एक्सीडेंटली हो रहा है। कहीं पे अगर एक्सीडेंटली कोई जगह अगर कट हो गया तो वो पार्ट जो है वो फ्रैगमेंट में टूट जाता है। तो वो फ्रैगमेंट्स में जैसे टूट जाता है तो उसके पास इतना कैपेसिटी है सेल के पास कि वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है, मतलब वो वापस अपना पुराना स्ट्रक्चर में वापस रिटर्न बैक हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। ये रीजनरेशन का एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया कैसे रीजनरेट करता है हम लोग देखेंगे। तो इस रीजनरेशन में था कि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर रहा है फ्रॉम द ब्रोकन पीसेस और ब्रोकन पार्ट्स से। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट all organisms cannot have this capacity of regenerate. So multicellular, this also occurs, planaria is also a multicellular, simple multicellular organisms. तो जो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल तक, तो वो सबके वो ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट कर सकता है अपना बॉडी को। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर फिशेस, बर्ड्स, ये सबके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टिश्यू से ऑर्गन्स बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बना। तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वो लोग का जो सेल्स है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो रीजनरेट कर सके। सो प्लेनेरिया जो है वो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि रीजनरेट करने का कैपेसिटी रखता है। सो हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या अंतर था। फ्रैगमेंटेशन में भी हम लोग यही देखे थे कि बॉडी जो है वो स्मॉलर पार्ट्स में कट हो जाता है, इसमें भी बॉडी जो है वो कट हो जा रहा है इनटू पीसेस ऑफ स्मॉलर पार्ट्स। तो डिफरेंस क्या है कि फ्रैगमेंटेशन, हम लोग जो फ्रैगमेंटेशन देखे उसमें जो बॉडी कट हो रहा है वो मैचुरेशन के बाद कट हो रहा है, वो अपने आप कट हो जा रहा है आफ्टर मैचुरेशन, वो नेचुरली हो रहा है। लेकिन ये जो रीजनरेशन है इसमें कट जो हो रहा है वो एक्सीडेंटली हो रहा है, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के कारण जो है वो कट हो जा रहा है। तो इसीलिए मेन डिफरेंस यही हो जाता है रीजनरेशन में और फ्रैगमेंटेशन में। फ्रैगमेंटेशन में हो रहा है कि वो नेचुरली कट हो जा रहा है पीसेस, बॉडी पीसेस इनटू पीसेस, और रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो एक्सीडेंटली कट हो रहा है। ठीक है। और हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि प्लेनेरिया जो है वो कैसे रीजनरेट कर रहा है। सो प्लेनेरिया कैसे रीजनरेट कर रहा है। प्लेनेरिया, this is the structure of planaria: head, body and tail. Okay, so these pieces is cut into 3 parts. When the planaria जो है वो अगर 3 पार्ट में कट हो जाएगा, हेड पार्ट अलग हो जाएगा, बॉडी पार्ट अलग रह जाएगा और टेल पार्ट अलग रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हेड ये 3 पार्ट में कट हो गया, अब क्या हो रहा है, ये हेड पार्ट से इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये पूरा बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर ले रहा है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में। फिर इसका जो मिडिल बॉडी पार्ट था ये पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना ले रहा है। और फाइनली टेल पार्ट भी जो है उससे भी पूरा ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर जा रहा है। तो ये हो रहा है रीजनरेशन में। तो प्लेनेरिया कैसे रीजनरेट कर रहा है, वो अपना सेल्स, ये जो पार्ट कट हो गया, अब ये सेल्स यहाँ से कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट करते करते एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक स्पेशलाइज इसके पास टिश्यूज़ प्रेजेंट रहता है, इस टिश्यूज़ के कारण वो नंबर उसका जल्दी
मैच्योर करते रहता है, मैच्योर नहीं, वो जल्दी इंक्रीज होते रहता है, ग्रोथ करते रहता है और फाइनली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाता है। सो अब हम लोग अगर देखेंगे कि इस प्लेनेरिया में तो 3 पार्ट में कट हुआ था, अगर कोई भी थोड़ा सा पार्ट, अगर इसका टेल पोर्शन ही यहाँ से हट जाएगा, ये टेल पोर्शन यहाँ से कट हो जाएगा, तो इस टेल पोर्शन से भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है और ये पूरे बॉडी पार्ट्स में बस टेल पोर्शन ज़रूरी है, तो ये टेल पोर्शन भी इवॉल्व कर सकता है। तो ये एक प्रोसेस है रीजनरेशन का। तो प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन प्रोसेस कर रहा है। Now we will see the another method of asexual reproduction, that is budding. So a small part of the body of a parent organism grows out as a bud. This bud develops and when fully mature detaches from the parent body and becomes a new organism. तो budding में क्या हो रहा है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म को लेंगे, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स का कोई भी एक स्मॉल पार्ट से जो सेल्स है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करेगा, वो बहुत जल्दी नंबर अपना बढ़ाते जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे एक बड जैसा एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेल्स जो है फास्टली रीजनरेट कर रहा है, फास्टली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक धीरे धीरे बड का फॉर्मेशन होगा और यही बड धीरे धीरे ग्रोथ होते जाएगा, ये बड़ा होते जाएगा और जब मैच्योर कर जाएगा तो ये पेरेंट से क्लीव मतलब पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, कट हो जाएगा और फिर वो जो बड निकला वो फिर एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। सो एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज हाइड्रा एंड ईस्ट। वी विल सी हाउ in hydra and in yeast the budding process occurs. So the process of budding in hydra occurs. This is a parent hydra which has a body part and the tentacles. These are the tentacles. तो ये tentacles सपोर्ट करता है हाइड्रा को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। सो ये पेरेंट हाइड्रा जो है ये इसका कोई भी एक पार्ट, अगर हम लोग कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, इस पार्ट से यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे ये रैपिडली डिवाइड करते जा रहा है, रैपिडली डिवाइड कर रहा है और न्यू सेल्स फॉर्म होते जा रहा है। तो जैसे जैसे न्यू सेल्स फॉर्म होते जा रहा है तो न्यू सेल्स यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और एक बड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ का जो सेल्स है ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ये रैपिडली डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होते होते ये बड का फॉर्मेशन कर रहा है और धीरे धीरे ये बड जो है ये बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है तो ये एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस न्यू हाइड्रा में फिर से ये पेरेंट के जैसा इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके पास बॉडी पार्ट आ जाता है और इसके पास टेंटाकल्स भी फॉर्मेशन हो जाता है और धीरे धीरे जब ये हाइड्रा जो बड के फॉर्मेशन में था ये बड़ा होते गया, मैच्योर होते गया, तो ये यहाँ से क्लीव हो गया, यहाँ से ये कट डाउन हो गया, यहाँ से ये डिटैच हो गया और जैसे ये डिटैच हो गया तो एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। अब ये न्यू हाइड्रा जो बना ये फिर जाके सेपरेट कर जाएगा और फिर ये इंडिविजुअली ग्रो करेगा। तो ये था बडिंग इन हाइड्रा। नाउ वी विल सी द बडिंग इन ईस्ट, हाउ ईस्ट सेल undergoes budding process. So in this parent yeast cell, this is a parent yeast cell. ये yeast cell जो है ये यहाँ पे भी बड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, रैपिडली सेल्स जो है डिवाइड करेगा और धीरे धीरे सेल्स जो है एक बड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। अब ये बड जो है हम लोग हाइड्रा में क्या देखे थे कि अब वो बड जो है धीरे धीरे मैच्योर करेगा और फिर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। लेकिन इस सेल के पास ऐसा कैपेसिटी है कि ये बड जो है ये फॉर्म तो हुआ लेकिन जब तक ये मैच्योर हो रहा है, ये मैच्योर होकर जब डिटैच होगा उससे पहले ही बहुत सारा ही बड्स बनना शुरू हो जा रहा है। उसी ईस्ट सेल में, पेरेंट ईस्ट सेल में ही ये बड्स बनना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये जो बड अभी मैच्योर नहीं हुआ था, इस बड से फिर से नया बड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ईस्ट सेल है ये रैपिडली रीजनरेट कर रहा है अपना सेल्स को, रैपिडली ये डिवाइड कर रहा है अपना सेल्स को, इतना फास्टली ये डिवाइड कर रहा है कि जो बड का फॉर्मेशन हुआ था पहले वो मैच्योर नहीं हुआ, उससे पहले ही बहुत सारा बड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लंबा चेन हो जा रहा है ईस्ट सेल का। अब जब ये ईस्ट सेल जो ये बन गया बड का, ये जब डिटैच हो जाएगा तो इसमें फिर से ये सारा बड्स प्रेजेंट रहेगा।
तो धीरे धीरे ये जब मैच्योर होगा, फिर ये मैच्योर होगा, फिर ये मैच्योर होगा, तो ऐसे ऐसे डिटैच होते रहता है, तब तक में उसमें बहुत सारा बड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बडिंग प्रोसेस इन ईस्ट सेल। सो वी विल conclude our video. We will continue in the next video. Thank you, students.